आपने दशहरे पर रावण दहन की कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर सेना के जुल्मों का दहन दिखाएंगे। कैसे अवाम ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को बंधक बना लिया है, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर इस्लामाबाद तक पैनिक बटन दब गया है। फिर एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी उस क्लेश पर जो राहुल गांधी के शब्दकोश पर मचा है। राहुल ने कोलंबिया में आरएसएस और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की इन बातों से बीजेपी कैसे भड़की है वो देखिएगा। फिर एक जरूरी खबर जो आपसे जुड़ी है, क्या आप भी पर्ची में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा आसानी से समझ नहीं पाते? अगर ऐसा है तो आपको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का वो आदेश जरूर देखना चाहिए जो डॉक्टर्स के लिए जारी हुआ है। फिर एक वीडियो कुंजी देश के अलग अलग शहरों में हुए रावण दहन पर दिखाएंगे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किले में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुई। हालांकि बारिश की वजह से पीएम मोदी का कार्यक्रम रद्द हो गया। वैसे दूसरे शहरों में कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई वो भी देखिएगा आप। आज दशहरा पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले से पता चल गया कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन। 41 मिनट के भाषण में उन्होंने पड़ोसी देशों में जेन जी क्रांति से अमेरिका के टैरिफ तक का जिक्र किया। एक अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से आई, जहां अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज पर टीम इंडिया के गेंदबाज टूट पड़े और 162 रन पर उनको ऑल आउट कर दिया। सिराज ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट लिए। जवाब में टीम इंडिया ने 121 रन बना लिए। केएल राहुल अर्धशतक बनाकर अब भी क्रीज पर डटे। और एक दुखद खबर भी है, प्रसिद्ध गायक और पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र का निधन हो गया है। पंडित जी ने संगीत की शिक्षा बिहार के मुजफ्फरपुर में ली, लेकिन करीब 4 दशक पहले वो वाराणसी आ गए थे। फिर धर्म नगरी काशी को ही उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया और संगीत साधना की धार को तेज किया। उन्हें वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। साल 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2014 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक भी बने थे। लेकिन सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हो रही उस क्रांति की जिसमें अत्याचार के खिलाफ आक्रोश है, सत्ता विरोधी आंदोलन है। गवाह के तौर पर आप उस वीडियो को देखिए, इस आवाज को सुनिए, कैसे पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में शहबाज और मुनीर की सत्ता के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतर चुकी है। उन्हें न सेना का डर है न पुलिस का खौफ है। अब वो करो या मरो वाले जोश के साथ सड़कों पर उतर चुके हैं। पीओके की आवाम के आक्रोश को देखकर यही कहा जा सकता है कि अब शहबाज और मुनीर की टेंशन बहुत बढ़ने वाली। आवाम बेकाबू है, सड़कों पर सैलाब है। मुनीर आर्मी के जवान पर प्रदर्शनकारी भारी पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस और सेना के जवानों को बंधक बनाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीओके बहुत जल्द पाकिस्तान की सरकार से आजादी वाला विजयादशमी मनाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस तस्वीर से देखिए। यह पाकिस्तान की पुलिस है जो थक हार कर बैठी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने इनकी हालत ऐसी कर दी है कि अपनी जान बचाने के लिए ये सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं। कल हमने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग का वीडियो दिखाया था। आज देखिए गोली चलाने वाले पुलिस वाले कैसे बंधक बने हुए। ये वीडियो तो प्रदर्शनकारियों के तेवर के सामने कुछ भी नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि 25 से ज्यादा पुलिस वालों को बंधक बनाया गया है। कई सेना के जवानों को भी प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना लिया है। मतलब ये बहुत जल्द पीओके में शहबाज मुनीर की सत्ता का दहन होने वाला है। ऐसे नारे पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लग रहे हैं। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली की सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। ये नारे वही लोग लगा रहे हैं जो पाकिस्तान की सरकार से त्रस्त हैं, जो पाकिस्तान के सत्ता के विरुद्ध सड़क पर उतर चुके हैं। पिछले 4 दिनों से पीओके इसी तरह आक्रोशित है। पाकिस्तान की सरकार ने 3000 से ज्यादा एक्स्ट्रा पुलिस वालों को भेजा है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी बेकाबू हैं। ये लोग पाकिस्तान की सेना और पुलिस के अत्याचार से परेशान हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन पीओके की जनता के सामने सेना सरेंडर मोड में। नाराज लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस वालों को और सेना के जवानों को बंधक बना रहे हैं, लेकिन सेना कुछ नहीं कर पा रही है। पीओके में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर के आह्वान पर ये कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर हैं। ये लोग मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। लोगों के इस प्रदर्शन से 2 चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहली ये कि पीओके की जनता बागी हो चुकी है और डर के मारे शहबाज की पुलिस और सेना भागी भागी। पीओके सरकार के मुख्य सचिव ने बातचीत के लिए बुलाने का नोटिस जारी किया था।
ये चेतावनी भी दी थी कि विरोध प्रदर्शन बंद नहीं किए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसका कोई असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं हुआ। लाहौर से इस्लामाबाद तक इस आक्रोश की चिंगारियां हैं। और पीओके के लोगों की मांग है पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो, खाने पीने के सामान के दाम घटे, बिजली बिल से राहत मिले, इंटरनेट सेवाएं बहाल हो, मोबाइल सर्विस शुरू हो। लेकिन आंदोलन के डर से वहां डिजिटल ब्लैकआउट है। वहां सत्ता विरोधी नारे कैसे लगाए जा रहे हैं आप ये जानिए। ये वहां नारे ये लगाए जा रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पीओके के प्रदर्शनकारी कह रहे हैं हुक्मरानों हम तुम्हारी मौत हैं। इंकलाब आएगा आंधी में तूफानों में, इंकलाब आएगा बारिश में बरसातों में। पाकिस्तान की सरकार डायन बन चुकी है। पीओके के लोगों का खून विद्रोह का खून है। अब 3 जगहों पर प्रदर्शन से जानिए वहां क्या हो रहा है और कैसे शहबाज और मुनीर के हाथ से पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर निकलता दिख रहा है। मुजफ्फराबाद में लाल चौक पर हिंसक झड़प हुई, पाकिस्तानी पुलिस ने गोलियां चलाई, फायरिंग में 3 की मौत हुई और कई लोग जख्मी हो गए। JKAAC नेताओं ने सरकार को संचार टावर गिरा देने की धमकी दी, तुरंत मोबाइल सेवा बहाल करने की मांग की। कोटली में प्रशासन ने प्रदर्शन रोकने की कोशिश की और इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अपना मार्च जारी रखा। रावलकोट में भी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ कई बड़ी जनसभाएं की, कश्मीर के संसाधनों पर हक की मांग की। मतलब यह कि अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान मीडिया में भी इस प्रदर्शन की चर्चा खूब हो रही है। पाकिस्तान मीडिया में भी शहबाज और मुनीर की सत्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ पीओके में मुनीर आर्मी विरोधी आंदोलन हो रहा है और कैसे पाकिस्तानी एक एक डिटेल उसकी बता रहे थे वो आपने देखा। तो दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में सेल्समैन मुनीर की चर्चा हो रही है। सेल्समैन मुनीर, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को सेल्समैन क्यों कहा जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान के सांसद ने खुद मुनीर को सेल्समैन बताया है। इसकी पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि मुनीर की वो कौन सी तस्वीर है जिसके आधार पर उन्हें सेल्समैन वाली ट्रॉफी दी जा रही है। यही वो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, जिसके आधार पर पाकिस्तानी सांसद अमल वली खान ने आसिम मुनीर को सेल्समैन कहा है। ये ट्रंप से शहबाज और मुनीर की अमेरिका में मुलाकात वाली तस्वीर है। आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफकेस में पत्थर के कुछ रंगीन टुकड़े दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये टुकड़े पाकिस्तान में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है। अब इस तस्वीर की चर्चा पाकिस्तान की संसद में हो रही है। पाकिस्तानी सांसद अमल वली खान ने संसद में सवाल किया था, जिसके बाद मुनीर की घनघोर बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तानी सांसद ने पूछा है कि आसिम मुनीर किस हैसियत से रेयर अर्थ मिनरल्स लेकर गए। ये क्या मजाक चल रहा है। वो तस्वीर एक ब्रांड स्टोर की लग रही थी। लग रहा था एक मैनेजर खड़ा हुआ है और खुशी खुशी देख रहा था। दुकानदार खरीदार को कह रहा है कि उनके पास बड़ी अच्छी चीजें हैं, खरीद लो। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही वाली तस्वीर है। आप सुनिए पाकिस्तानी सांसद ने क्या कहा। और पाकिस्तान के सांसद ने मुनीर को सेल्समैन बताया। तो मुनीर के चरित्र, चाल और कार्यशैली के आधार पर आपको यह भी जानना चाहिए कि वो कैसे सेल्समैन है। अगर वो दुकान खोलेंगे तो उसमें क्या क्या सामान होगा, आपको ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए मुनीर का असली चरित्र क्या है। मुनीर को लेकर जो ट्रेंड हो रहा है, जो आरोप उन पर लगते रहे, उसके अनुसार वो प्रशिक्षित आतंकियों की सप्लाई करते हैं। सेल्समैन की भाषा में कह सकते हैं कि इसके वो होलसेल विक्रेता हैं, डीलर हैं। उनकी दुकान में बॉम्ब जैसे फटने वाले फिदाइन मिलेंगे, चोरी की ट्रॉफी मिलेगी, चुराए हथियार मिलेंगे, चापलूसी का मक्खन मिलेगा, जिस पर पाक सांसद ने कटाक्ष भी किया, अत्याचार वाली बंदूक मिलेगी, भीख के लिए बड़ा कटोरा मिलेगा ताकि कर्ज और कंगाली से वो अपने देश को बचा सके, जो आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई है। और ये खबर हमारे साथी न्यूज मित्रों को जरूर देखनी चाहिए। सोशल मीडिया का एक वायरल मीम है जो मुमकिन है फॉरवर्ड होते हुए कभी ना कभी आप तक पहुंचा हो। इस मीम में डॉक्टर साहब का एक पर्चा है जिसमें दवा का नाम लिखा है, लेकिन नाम ऐसे लिखा गया जिसे शायद ही कोई समझ पाए। मरीज डॉक्टर से दवा पूछता है और फिर जो जवाब आता है उसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। यही वो मीम है जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन हंसी से ज्यादा ये चिंता का विषय है और ऐसी ही चिंता पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिखाई है। और इसीलिए सबसे पहले आपसे कुछ जरूरी सवाल है। क्या आप भी पर्ची में डॉक्टर की ओर से लिखी गई दवा को आसानी से समझ नहीं पाते हैं? क्या केमिस्ट को भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवा समझने में बहुत मुश्किल होती है और वो आपसे ही कहता है जरा दवा का नाम कंफर्म कर लो, समझ नहीं आ रहा है?
और क्या कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर की अस्पष्ट हैंडराइटिंग के चलते आपने गलत दवा खरीद ली? अगर ऐसा है तो इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब यह गंभीर मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया है और जज साहब ने इस पर कुछ आदेश जारी कर दिए। मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है, जहां सुनवाई तो रेप, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोपों से जुड़े केस की चल रही थी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जब जज साहब ने मेडिको लीगल रिपोर्ट देखी तो चौंक गए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ एक भी शब्द उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा जब रिपोर्ट का यह हाल है तो उन पर्चों का क्या हाल होगा जिसमें डॉक्टर दवाएं लिखते हैं, और इसी से परेशान होकर उन्होंने एक आदेश जारी किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक अस्पतालों में डिजिटल सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक डॉक्टरों को पर्चियों में दवाइयां कैपिटल लेटर्स में लिखनी होंगी, क्योंकि डॉक्टरों की अस्पष्ट लिखावट मरीजों की जान से खिलवाड़ की तरह है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक डिजिटल व्यवस्था लागू हो जाती है जब तक डिजिटल व्यवस्था लागू नहीं होती है, इन नियमों का सख्ती से पालन है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आदेश दिया कि मेडिकल छात्रों के सिलेबस में हैंड राइटिंग की ट्रेनिंग शामिल की जाए और 2 साल के भीतर देश भर में डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन की व्यवस्था लागू की जाए। इस आदेश के साथ साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस जसबूरप्रीत सिंह ने जो टिप्पणी की वो सभी डॉक्टर्स को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, मरीजों को पढ़ने योग्य दवा की पर्ची मिलना उनका मौलिक अधिकार है। अक्सर डॉक्टरों की लिखावट इतनी खराब होती है कि ना मरीजों को समझ में आती है ना उनके रिश्तेदारों को। कई बार दवा बेचने वाले के गलत पढ़ने से मरीजों को गंभीर खतरा रहता है, इसलिए पर्चे में दवा की अस्पष्ट लिखावट सीधे जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन सकती है। उन्होंने यह भी हैरानी जताई कि जब तकनीक और कंप्यूटर उपलब्ध है तो डॉक्टर हाथ से पर्ची क्यों लिख रहे हैं, और ऐसी लिखावट है जिन्हें शायद सिर्फ कुछ केमिस्ट ही पढ़ पाते होंगे। हो सकता है हमारे कई न्यूज मित्रों ने भी इस तरह की दिक्कतों का सामना किया हो। ऐसे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश एक अच्छी पहल कहा जा सकता है। बहुत से डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग के बारे में मशहूर है कि डॉक्टर की लिखाई केमिस्ट्री पढ़ सकता है, तो यहाँ तक तो ठीक है, डॉक्टर का अगर साफ अक्षरों में नहीं है, केमिस्ट ने पढ़ लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा करने में बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ डॉक्टर्स अपने यहाँ की दवाइयाँ देते हैं और वो ऐसा लैंग्वेज को कोडेड लिखते हैं कि वो केमिस्ट भी नहीं पढ़ पाता है। वहाँ से ये काम शुरू हुआ है। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो उल्टी सीधी सिग्नल लैंग्वेज प्रेस्क्रिप्शन पे ले लेते हैं। मैं अपने प्रारंभिक कैरियर में ट्रॉली पे जब मैंने एक मरीज़ को अटेंड किया, बेहोश था, उसकी शुगर 30 थी और यंग बॉय था और कुछ कारण नहीं समझ में आया। उसकी जेब से मैंने एक पर्चा निकाला, मैं तो उसके पर्चे में डायोनिल की टैबलेट निकली जो शुगर कम करने की दवाई है, और डॉक्टर ने डाइजीन लिखी हुई थी टैबलेट। तो कहाँ डाइजीन एसिडिटी की दवाई और कहाँ डायोनिल, और उसने ऐसा ई बनाया लंबा सा कि वो केमिस्ट ने जल्दी में डायोनिल पढ़ के उसको शुगर की दवाई, और वो खाता रहा शुगर की दवाई। वैसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है, कुछ वैसे ही विषय पर एक रिपोर्ट कुछ वक्त पहले ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी प्रकाशित की थी, जिस पर काफी विमर्श हुआ था। ICMR के इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश के 13 बड़े अस्पतालों में सर्वे के बाद दावा किया था कि कई डॉक्टर्स मरीजों को आधे अधूरे पर्चे लिख रहे हैं। जांच के दौरान बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन गलत पाए गए थे, यानी गलत दवाएं लिखी गई। इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी थीं जो डॉक्टर जरूरत से ज्यादा मरीजों को लिख रहे थे। रिपोर्ट में यह भी दावा था कि OPD में मरीजों के साथ जल्दबाजी में डॉक्टरों की ओर से बड़ी लापरवाही की जा रही है, और डॉक्टरों के इस लापरवाही की वजह से मरीजों पर गैर जरूरी अधिक बोझ पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो आंकड़े बताए थे वो और भी चिंताजनक थे। ICMR ने रिपोर्ट में बताया था कि 45% डॉक्टर्स के पर्चे ऐसे मिले जिसमें अधूरी जानकारी पाई गई। सर्वे में 9.8% डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन गलत मिले, मतलब दवाओं को लिखने में लापरवाही बरती गई, और 475 मरीजों को जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया वो पूरी तरह से गलत था। वैसे ICMR की इस रिपोर्ट और चौंकाने वाले दावे पर IMA के पूर्व सदस्यों ने सवाल उठाए थे और कहा था एक सर्वे के आधार पर डॉक्टर्स को गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी पर डॉक्टर्स को गौर करना चाहिए। अब सत्ता में हमारी अगली खबर, जो मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल के अलर्ट नोटिफिकेशन जैसी है। आज मोबाइल हमारी और आपकी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा है।
या कुछ ऐसा मानो मोबाइल ही जिंदगी है। बहुत सारे लोग सड़क पर चलते हुए, कहीं सफर करते हुए, ड्राइव करते हुए या दोस्तों के साथ बैठे हुए भी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। यानी एक तरह से मोबाइल के इस्तेमाल वाली यह इच्छा अनलिमिटेड है। लेकिन अब जापान में मोबाइल के इस्तेमाल की लिमिट तय कर दी गई, जिसकी शुरुआत तोयो आके शहर से हुई है। यहां यह नियम बना दिया गया है कि काम के अलावा सिर्फ 2 घंटे ही मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए तोयो आके शहर के नगर परिषद ने स्क्रीन टाइम एनकरेजमेंट ऑर्डिनेंस पारित किया है, जिससे यह तय कर दिया गया है कि लोग काम के अतिरिक्त 2 घंटे ही मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। इस अध्यादेश में बच्चों के स्क्रीन टाइम पर भी अलग से नियम बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक प्राइमरी स्कूल के बच्चे रात 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं चला सकेंगे। वहीं हाई स्कूल के बच्चे रात 10 बजे तक ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि 2 घंटे के इस वक्त में काम और ऑनलाइन पढ़ाई को शामिल नहीं किया गया है। यहां यह जरूर बता दें कि इस नियम को तोड़ने पर किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन नगर परिषद ने सभी को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा है। शहर के मेयर की तरफ से कहा गया है कि यह नियम लोगों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। अगर लोग इसका पालन करेंगे तो मोबाइल छोड़कर अच्छी नींद ले पाएंगे। इससे छोटे बच्चों को भी मोबाइल की लत नहीं लगेगी। साथ ही लोग मोबाइल छोड़कर परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता सकेंगे। हालांकि कुछ लोग इस नियम को व्यक्तिगत जिंदगी में दखल बताकर विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग भले ही इस फैसले का विरोध कर रहे हो, लेकिन सच यह है कि स्क्रीन टाइम का वैश्विक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, जो न सिर्फ आपकी आंखों को कमजोर कर रहा है, बल्कि दिल और दिमाग पर भी भारी पड़ रहा है। इसलिए आज हमने स्क्रीन टाइम वाले संकट पर आंख खोलने वाली कुंजी तैयार की। आंकड़ों को देखें तो दुनिया भर में औसत स्क्रीन टाइम 6 घंटे 40 मिनट है। यानी औसतन हर आदमी 6 घंटे 40 मिनट मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए बिताता है। असली संकट बच्चों पर है। 2 वर्ष तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम भी औसतन 1 घंटा 50 मिनट है। 8 से 12 वर्ष के बच्चे औसतन 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 से 18 वर्ष के बच्चों का स्क्रीन टाइम रोजाना 7 घंटे से भी ज्यादा है। सबसे युवा पीढ़ी यानी जेन जी का औसत स्क्रीन टाइम 9 घंटे से ज्यादा है। इसे देखते हुए दुनिया के कई देश अब अपने नागरिकों को मोबाइल और लैपटॉप का कम इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। यहां यह भी जान लीजिए कि किस देश के नागरिकों का स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में टॉप पर फिलीपींस है, जहां औसत स्क्रीन 10 घंटे 56 मिनट है। ब्राजील में 10 घंटे 8 मिनट और कोलंबिया में 10 घंटे 7 मिनट का औसत स्क्रीन टाइम है। भारत में भी एक व्यक्ति औसतन 6 घंटे 36 मिनट मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन के सामने बिताता है। ब्रिटेन में 6 घंटे 26 मिनट तो जापान में 4 घंटे 25 मिनट औसत स्क्रीन टाइम है। यहां आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर खुद को और बच्चों को मोबाइल से कैसे बचाएं, या फिर अधिकतम कितनी देर तक स्क्रीन के सामने बच्चों को रखा जा सकता है, यानी उम्र के हिसाब से सही स्क्रीन टाइम क्या है। तो 2 वर्ष तक के बच्चों को मोबाइल और टीवी से पूरी तरह दूर रखने की सलाह दी जाती है। 4 से 8 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम एक हफ्ते में 3 घंटे से कम होना चाहिए। 12 से 15 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम एक हफ्ते में 6 घंटे से कम होना चाहिए। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को यह सलाह दी जाती है कि वो काम से अतिरिक्त रोजाना 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना करें। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों की आंखों पर है। इससे मायोपिया का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें बच्चों को दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती। इसको लेकर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, अब वो सुनिए। सारे देशों में हो रहा है, लेकिन जापान एक डेवलप्ड कंट्री के नाते ने बहुत सारी स्टडीज की। उन स्टडीज में देखा गया कि बहुत सारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि लोग स्क्रीन टाइम, वीडियो टाइम, गेमिंग टाइम बहुत ज्यादा कर रहे थे। इतना यूज ऑफ मोबाइल, जितना यूज ऑफ स्क्रीन टाइम हमारी आंखों के लिए खराब होता है। इससे हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस हो सकती है, लाली हो सकती है, टायर्डनेस रह सकती है, चुभन रह सकता है। तो जापान में हमें मालूम है कि वीडियो गेम्स वगैरह काफ़ी लोग बहुत बड़ी तरीके से खेलते हैं। तो मेंटल इश्यूज आ रहे थे उनको, साइकेट्रिक इश्यूज आ रहे थे, प्लस फिजिकल इश्यूज, क्योंकि वो एक जगह पे बैठे हैं, कहीं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो हमें सब मालूम है कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए कितनी स्वास्थ्य है। पिछले ये 5, 7, 8 सालों में हमने इतना राइज देखा है इन सब प्रॉब्लम्स में कि कहीं ना कहीं तो कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल ना होगा तो ये तो अनबेटेड चला रहेगा और लोग तो ज्यादा यूज करते ही रहेंगे, क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता। और हम आप पे देखें, हम भी कुछ करने को नहीं होता तो हम भी अपना फोन उठा लेते हैं। ये ठीक नहीं है। वैसे सत्ता में अब बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस संदेश की जो उन्होंने विजयादशमी के अवसर पर दिया है। ध्यान तो लोग इस पर भी दे रहे हैं।
नागपुर में अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी मैसेज दिया और अमेरिका को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की। हमारी सरकार और सेना ने इसका जवाब दिया। इस घटना से हमें दोस्त और दुश्मन का पता चला। 41 मिनट के भाषण में उन्होंने समाज में आ रहे बदलाव, सरकारों का रवैया, अमेरिकी टैरिफ का भी जिक्र किया। पिछले साल एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही। ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए। हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है। इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, ये हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। हितरक्षण से भी ज्यादा ये जो हमारा आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है, उसके चलते ये चिंता होती। इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और सत्ता में अगली खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी है, जो इस वक्त लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर है। इसी दौरान उन्होंने कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस शब्दकोश का इस्तेमाल किया, उसे लेकर भारत में बड़ा सियासी क्लेश शुरू हो गया है। सबसे पहले राहुल गांधी का वो शब्दकोश देखिए। राहुल गांधी के अनुसार भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जो बड़ा खतरा है। देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी कटाक्ष किया कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए गए बयान का हवाला दिया। पहले आप राहुल गांधी का बयान देखिए, फिर इस पर भारत में सियासत का तापमान कैसे ज्यादा दर्ज किया जा रहा है उसे महसूस कीजिएगा। I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. Currently, there is a wholesale attack on the democratic system in India. That is one thing. And this isn't the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful with us. How can I pick a fight with them? Matlab, at the heart of the ideology is cowardice.
और राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी का पारा बहुत हाई है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का पुराना ट्रेंड है कि वो विदेश में जाते हैं और देश का अपमान करते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर चीन प्रेम वाला कटाक्ष भी किया है। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान ने।